हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, बच्चे। इस नवाज के माध्यम से आज हम लोग बायोलॉजी का पहला ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सेटअप किए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने घर पे बैठकर उन क्लासेस को आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अपने घरों से आकर आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि स्टडी का जो एक कंटिन्यूटी है, वो जो पढ़ाई का तसलसल है, वो ख़त्म ना हो। आपकी तैयारी, आपके माध्यमिक एग्ज़ाम को सामने रखते हुए वक्त आपका बर्बाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान हम लोगों ने रखा है। उम्मीद है कि लॉकडाउन पीरियड अपने अख्ताम को पहुँचेगा इस महीने, तो जून के साथ हम लोग फिर से अपने ऑफलाइन क्लासेस में वापस आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास 10 के बायोलॉजी के सिलेबस में वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में जो 5 यूनिट्स थे, उसमें से यूनिट 1 को, जिसके अंदर हम लोगों ने हार्मोन्स, एनिमल्स एंड द प्लांट बोथ हार्मोन्स, मूवमेंट्स एंड द लोकोमोशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नर्वस सिस्टम, इसको कवर अप किया अपने ऑफलाइन क्लासेस में, जब हम लोग क्लास किया करते थे। अभी ऑनलाइन पे मैं यूनिट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट 2 हमारा लाइफ सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा यूनिट 2 का पहला टॉपिक है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। सेल से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को शुरू होने में, उसके वजूद में मदद करती है। आइए हम इसको सीखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे बेसिक चीज़, हर बच्चा इस बात को जानता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी की जहाँ से शुरुआत होती है, वो बुनियाद, वो शुरुआत, वो सेल है। तो हम इस चीज़ को आज तफसीली जानेंगे। ऐसे 9 में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। वो जो सेल होता है वो एक्चुअली में बायो मॉलिक्यूल्स होता है, वो केमिकल मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला, जिसके मदद से ज़िंदगी ने अपने इर्तिका को देखा, उसका वजूद बना, उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स जो है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, ये 2 तरह का होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर में हमारे पास एक मुख्तसर सा चार्ट है। वाटर, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़िंदगी का सबसे बुनियादी ज़रूरत पानी। ये सेल के इंटरनल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में हेल्प करता है और उसके नतीजे में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनती है उसे अखराज करता है। पसीने की सूरत में है, यूरिन की सूरत में है, स्टूल है, इसके ज़रिए पानी लॉस होता है और खाने पीने के ज़रिए हम पानी को हासिल करते हैं। एसिड, जो आप जानते ही हैं, ठीक है, सोर इन टेस्ट होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक HCl, H2SO4 एंड HNO3 एक्सेट्रा। बेस, यानी वह सब कंपाउंड जिनके अंदर में OH माइनस मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या वो एसिड के जरिए लॉस किए जाने वाले H+ आयंस को एब्जॉर्ब कर पाए, स्टोर कर पाए, उन्हें हम बेस कहते हैं। बेस से जुड़ी हुई एक चीज़ है अल्कली। आप इसको भी जानते हैं कि वह सब बेस जो पानी के अंदर में डिज़ोल्व हो सकता हो, पानी के साथ रिएक्ट कर ले, उसमें घुल जाए, उनको हम कहते हैं अल्कली। यानी अल्कली तमाम जो है वो बेस है, लेकिन तमाम बेस को हम अल्कली नहीं कह सकते हैं। ओके, सॉल्ट यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, जिसमें एसिड बेस से क्या करता है, कंबाइन करता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर को और सॉल्ट को बनाता है। तो वो हमारा सॉल्ट, एग्जांपल में NaCl, MgCl2, AlCl3, मामूली से एग्जांपल। गैस में हमारे बायोमोलिक्यूल्स के कंस्ट्रेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट गैस आती है, दुनिया में अच्छे खासे क्वांटिटी में मौजूद भी है। नाइट्रोजन गैस, आपको पता है, मिट्टी के अंदर में पाई जाती है और सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा आपका ऑक्सीजन गैस, जो आपको पता है तमाम जानदारों के सांस लेने का ज़रिया है, उसके ज़रिए से हमारा वजूद आज दुनिया में मुकम्मल है। ऑक्सीजन एक लिविंग गैस के तौर पे हमारे लिए काम करता है, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे कुल कायनात के लिए खाना मुहैया होता है, तैयार होता है, उसके लिए CO2 की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, एनिमल इसको रिलीज़ करता है, तो इस तरीके से एक बैलेंस भी बन जाता है।
तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनको हम इनके साइज के बुनियाद पे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये बेसिक यूनिट है किन चीज़ों का, जो मैक्रो मॉलिक्यूल मौजूद है। जैसे शुगर आपको पता है स्वीट इन टेस्ट होता है, सिल्वर एंड वाइट इन कलर होता है, क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल फिगर में पाया जाता है। मोनोसैकेराइड इसका बुनियादी एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पे आपको मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोस वगैरह मिलेंगे। उसी का बड़ा यूनिट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि शुगर से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है। इस कार्बोहाइड्रेट का दो डिवीजन हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जैसे कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो शुगर से मिलकर बने हैं, डायासैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका सुक्रोज, मैल्टोस, रैफिनोस, ठीक है। these are the examples of basic carbohydrate, and you can add glycogen, starch, cellulose in the polysaccharide category। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसका आप पढ़े होंगे, आप जानते ही होंगे इसके बारे में कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 4.0 किलो कैलोरीज होता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, बेसिक पार्टिकल अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड 20 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं दुनिया के अंदर में, ठीक है, जिनमें आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह का बेसिक मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो है वो 8 पीस होते हैं और नॉन एसेंशियल जो है वो 12 पीस होते हैं, कुदरती तौर पे ये पाए जाते हैं, और इनसे मिलकर प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी को बिल्ड करता है, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरीज होता है। ये भी आप जानते हैं इस बारे में। ये तमाम चीज़ बायोमॉलिक्यूल का एक रफ आइडिया। फिर हम सेल तक पहुंचते हैं। पहले सेल किस तरह खुद बना उसको हम जान लेते हैं। फैट एंड लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका बेसिक मॉलिक्यूल जो है वो फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ईस्टर जो होता है, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो मेरा फैट एंड लिपिड होता है। वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैज़ 9.3 किलो कैलोरीज। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पेंटोज शुगर, ओके, sugar where the 5 carbons are present, phosphoric acid, H3PO4, okay, नाइट्रोजन बेस, ओके। ये नाइट्रोजन बेस जो है ये 2 तरह का पाया जाता है, प्यूरिन एंड पायरामिडीन। ये प्यूरिन जो है इसमें फिर से 2 डिवीजन आता है, एडिनिन गुआनिन। पायरामिडीन जो होता है इसका 2 पार्ट होता है, साइटोसिन और थाइमिन, ओके। जो थाइमिन होता है
ये डीएनए पे पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस है, और एक और होता है उसका नाम होता है यूरासिल। ठीक है, ये आरएनए पे पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस है, यानी यही वो नाइट्रोजन बेस है जिसके हेल्प से हम डीएनए और आरएनए में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बना सकते हैं, डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है बायोमॉलिक्यूल का लबो लबाब है, जो सेल को खुद बनने में, सेल के कंपोजिशन में ये हेल्प करे। एकदम बेसिक चीज़ है सेल के बारे में। ठीक है, आप जानते होंगे बेसिक क्लास 9 8 स्टैंडर्ड में चीज़ आप जानते होंगे, रिवीजन के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आते हैं एक्चुअली में सेल के बारे में, सेल का क्या पार्ट है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कुछ चीज़ें ज़रूरी लगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू द टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको सेल के बारे में बेसिक आइडिया दिया, ठीक है, कि सेल जो है उसके केमिकल कंपोजिशन में बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड जो भी मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के डिविजन्स थे। अब हम सेल का जेनेटिकल स्टडी करेंगे और सेल डिवीजन तक पहुंच जाएंगे। यही हमारा सिलेबस का आउटपुट रहेगा। तो सेल के अंदर में तकरीबन 18th ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। आपने क्लास 8 के सिलेबस में उसको पढ़ा होगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम। ओके, तो उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा जेनेटिकल स्टडी को वास्ट करने वाला एक सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस जिसका खुद में बेसिकली 4 पार्ट होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियर रेटिकुलम, ओके, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, एंड न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक आखिरी हिस्सा जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी तमाम पार्ट को घेरे हुए हैं। न्यूक्लियस के सेंटर पे न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये एक कॉइल्ड मटेरियल है, एक डेंस मटेरियल, ठीक है, लिक्विड इन स्ट्रक्चर, जो इसके सेंटर पे पाया जाता है न्यूक्लियस के। उससे जुड़ी हुई कुछ धागे जैसी चीज़ें हैं जिनका नाम न्यूक्लियर रेटिकुलम है। ये वो तमाम धागे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दिस आर द न्यूक्लियर रेटिकुलम। ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, मुड़े मुड़े हुए हैं, और कुछ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। ये वो जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूक्लियर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिक्विड्स, कुछ इसके अंदर कुछ लिक्विड्स वगैरह पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, प्लाज्मा मटेरियल, लिक्विड इन स्टेट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रेटिकुलम जो इसमें पाए जाते हैं उलझे हुए शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये लेयर हट जाता है तो वो उलझा हुआ हिस्सा जो है सुलझने लगता है, और सुलझते हुए वो 2 तरह से हमें दिखता है। एक डबल थ्रेड, 2 धागे वाले, कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक सिंगल थ्रेड। ठीक है, जो डबल थ्रेड्स होते हैं उनको डीएनए बोला जाता है, और जो सिंगल थ्रेड्स होते हैं उनको आरएनए कहा जाता है। बेसिकली डीएनए जो है यही हमारा कलरफुल बॉडी, ठीक है, यानी एनिमल क्या नाम है, सेल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रोमोसोम जिसे कहा जाता है। ठीक है, और ये डीएनए जो है ये जेनेटिकली एक्टिव रहता है। ठीक है, ये माँ बाप के कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको बच्चों में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। आरएनए जो है ये 3 तरह का होता है, एमआरएनए,
tRNA, ठीक है, एंड mRNA आता है, tRNA आता है, एक और RNA का एक डिवीजन और होता है, और जो बेसिकली तीनों मिलकर एक ही काम करता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। ये प्रोटीन को बनने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे, जो हमारा सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। और सेल का वो हिस्सा, वो टाइप जिसमें एक कंप्लीट एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हो, वो प्रोकार्योटिक सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस के जिसमें सेल के तमाम अहम ऑर्गेनल्स, तमाम ज़रूरी चीज़ें उसमें मौजूद रहती है। वो हमारा बेसिक, वो हमारा यूकार्योटिक सेल होता है, और जिसमें वो तमाम चीज़ें मिसिंग होती हैं, वो मेरा प्रो होता है, बेसिक प्रोकार्योटिक सेल। क्रोमोसोम को हम जानेंगे। क्रोमोसोम मेरा जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम का लेआउट हमने बनाया, एक बेसिक लेआउट, क्योंकि क्रोमोसोम एक ऐसा लिक्विड है जो एक लिक्विड कंटेनर में मूव करता है, तो उसकी अलग अलग शक्लें जो है अलग अलग स्टेज पे दिखती है। तो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने प्रेडिक्ट किया था, वो एक लेआउट आया क्रोमोसोम का, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम को दो जंक्शन पे, बेसिकली दो जंक्शन में उसको दो धागे जो है इसके, ये क्रोमोसोम की जो दो धागे हैं जिन्हें क्रोमैटिड्स कहा जाता है, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या आप इसको यहाँ पे टेलोमेयर, या आप समझ सकते हैं कि आप इसको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर समझे, जहाँ पे न्यूक्लियस का मटेरियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो एक डेंस स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये भी उसका सेकेंड इंटरसेक्शन है। आखिरी हिस्सा जो होता है, आमतौर पे ये चीज़ें आपस में जो हटी रहती है, आपस में आके मुड़ जाती है, तो एक क्लोज कंटेनर, क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हमारा सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम जो सैटेलाइट रखते हैं उन्हें हम एस क्रोमोसोम, ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो धागे हैं, ये क्रोमैटिड्स जो है, ये एक लिक्विड पे डूबे होते हैं, जो लिक्विड पे डूबे होते हैं, वो मैट्रिक्स जो है, ठीक है, ये वो लिक्विड है जिसमें वो डूबा होता है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्रोमैटिड्स में पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ अहम जेनेटिकल पार्टिकल होते हैं, जीन। ये असल में जीन जो होता है, ये स्टोरिंग क्या नाम है, स्टोरिंग कंटेनर होता है। यही वो जगह होता है जहाँ पे स्टोर होते हैं। जीन के अंदर ही जो माँ बाप के कैरेक्टर होते हैं, वो जीन के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीन हमारा, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सेल से जुड़ी हुई हैं। यही चीज़, यही क्रोमोसोम जो है वो आगे चल के क्या करेगा, डिवीज़न प्रोसेस में, सेल के डिवाइड होने के प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको बहुत जगह पे आपको ये जानना पड़ेगा कि डीएनए और आरएनए, इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस जो है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, डीएनए और आरएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड का दो पार्ट है, ठीक है। बेसिकली एग्जाम में इसको बहुत विस्तार में पूछता है कि इनके डिफरेंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका तीन फीचर होता है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कि उसके अंदर में आपको पेंटोस शुगर पाया जाता है, यानी शुगर विथ नंबर ऑफ कार्बन 5, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि डीएनए के अंदर में थायमीन बेस पाया जाता है और आरएनए के अंदर में यूरासिल बेस पाया जाता है। ये दोनों तरह के जो बेस है, ये पायरिमिडीन बेस का डिफरेंट है, जो हमने कुछ देर पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। उसके अलावा इसमें राइबो शुगर एब्सेंट होते हैं, डी ऑक्सी राइबो डिलीट, DE फॉर डिलीट, एंड ऑक्सी राइबो शुगर आरएनए में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डीएनए का काम
माँ बाप के कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसफ़र करना, यानी ये जेनेटिकल कैरेक्टर जो है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और आरएनए जो होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर क्रोमोसोम को नंबर्स को समझा जाए, ठीक है, तो किसी भी मैन यानी अलग अलग स्पीसीज़ में क्रोमोसोम का अलग अलग नंबर होता है। अगर इंसानों पे बात की जाए तो इंसान के अंदर में 46 इन नंबर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी आपके एक सेल के अंदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46। इसका डिवीजन ऐसा होता है कि इसको दो हिस्से में बांट दिया जाता है, क्योंकि ये पेयर के फॉर्म में, हमने बताया आपको डीएनए है, जोड़े की शक्ल में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको इसके 23 जोड़े जो है वो मिलेंगे, यानी 46 इन नंबर इज एक्चुअली 23 इन पेयर, जिसमें से आपका 22 यानी 22 पेयर्स जो होता है और 2 पेयर जो होता है, ये इसका बेसिक डिवीजन होता है। ये 22 पेयर जो है ये बॉडी क्रोमोसोम्स है, यानी वो क्रोमोसोम जो बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं, इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद 2 पेयर जो है, ठीक है, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। इसके ज़रिए से हम किसी भी इंसान के किसी भी मतलब जानदार के सेक्स कैरेक्टर को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें दिखेगी, ठीक है, X और Y, ठीक है। ये 2 पेयर, यानी एक X होते हैं, एक Y होते हैं। आपको पता ही है कि इंसानों में 2 तरह के सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। तो इनका मेल और फीमेल का ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो ज़रा क्या होता है ज़रा देख लेंगे हम लोग एक बार फिर से, ठीक है। तो मेल में ये चीज़ होता है 22 + XY, ठीक है, जबकि फीमेल में ये चीज़ X and X, ठीक है। यानी कभी ये Y हुआ, कभी ये X हुआ। जब Y हुआ तो ये मेल के लिए हो गया, और जब X हुआ तो ये फीमेल के लिए हो गया। ये चीज़ें हमने क्रोमोसोम के बारे में जानी, यानी ये ऑटोसोमल और ये हो गया आपका एलोसोमल। ये एलोसोमल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मैनकाइंड का। बहुत ही बुनियादी चीज़ थी जो हम लोगों ने जानी। उसके अलावा 2 और चीज़ें आती है जो क्रोमोसोम के जेनेटिकल जेनेटिकल डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए आती है। वो होती है हमारी यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, ओके। तो बच्चे वो हमारी यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन आती है। उसको जरा जान लें, ठीक है। आप सबसे पहले एक चीज को जानें, सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है, ठीक है, ये 2 क्रोमैटिड्स है, ओके, और ये दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की जैसे बिल्कुल है, आइडेंटिकल्स है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, कि क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ओके। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो ये हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, ये एक्चुअली में अनकॉइल्ड होता है, ठीक है, और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है।
जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ओके, तो बच्चों ये वो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगी आपको सेल डिवीजन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो बेसिक सेल और उसका अप्रोच जो सेल डिवीजन तक हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। इंशाल्लाह आने वाले मेरे वीडियो क्लास पे मैं सेल डिवीजन को जो है वो स्टार्ट करूंगा, वहाँ से चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अगर किसी तरह कोई डाउट है आप उसको लिख के रखें ताकि हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में उसको डिस्कस कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जून में हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको स्टॉप करके हम लोग ऑफलाइन में फिर से क्लासेस जो है अपने शुरू कर देंगे लॉकडाउन पीरियड के बाद। तो आप इस बात को ध्यान पे रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बस इतनी चीज़ें थी आपसे कहने के लिए, ठीक है। गुड लक, टेक केयर, ओके।